शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। पूरे उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी से मौसम फिर बदल गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और दूसरे इलाकों में पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई, तो उत्तराखंड के केदारनाथ में भी ऐसा ही नजारा दिखा। बाबा केदार के कपाट पिछले महीने खुले थे, लेकिन वहां रह रहकर बर्फबारी हो रही है। उधर दिल्ली एनसीआर में भी दोपहर में तेज बारिश हुई। इस दौरान हौज खास समेत कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और सांसद एक कार्यक्रम के दौरान डांस करते नजर आए। दरअसल ये मौका एक सामूहिक शादी समारोह का था, जिसमें एक साथ सैकड़ों जोड़ों की शादी करवाई गई। इसी खास मौके पर जब बारात निकली तो राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और सांसद दुर्गादास उइके भी शामिल हुए। इस दौरान जोड़ों को गृहस्थी की शुरुआत के लिए 49,000 रुपए के चेक भी दिए गए। ओडिशा के बौद्ध जिले में अनोखे तरीके से शादी हुई। दरअसल यहाँ एक बुलडोजर पर बारात निकली। इस दौरान इसे फूलों से सजाया गया था। बताया गया कि दूल्हा गंगाधर अलग तरीके से शादी करना चाहता था, इसी वजह से ऐसा किया गया। वहीं इस बुलडोजर के चारों ओर बाराती डांस करते नजर आए। इस शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। राजस्थान के पाली में एक बारात ट्रैक्टर पर निकली। वो भी एक दो नहीं बल्कि 25 से ज्यादा ट्रैक्टर। दरअसल यहाँ पुरानी परंपरा निभाते हुए ऐसा किया गया। इस अनोखी बारात को देखने के लिए ग्रामीणों की भी जमकर भीड़ उमड़ी। इस शादी के इलाके में काफी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक और सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 78 जोड़ों की शादी हुई, जिसमें सभी जोड़ों को भूदान के रूप में 78 प्लॉट भी तोहफे में दिए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन वहां की गोंडवाना महासभा की ओर से किया गया था। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फ्लैट, हॉस्टल या होटल में स्पाई कैम यानी कि खुफिया कैमरे के जरिए लड़कियों पर रखे जाने वाली गलत नजर से जुड़ी है। बड़ी तादाद में लड़कियां पढ़ाई या फिर जॉब के लिए शहरों में किराए पर मकान लेकर या पीजी में रहती हैं। उन पर गलत नजर रखने के लिए स्पाई कैम का इस्तेमाल हो सकता है। उदयपुर में एक मकान मालिक ने ऐसा ही किया। फ्लैट के कमरों और बाथरूम में उसने खुफिया कैमरा लगा दिया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद लोगों में चिंता है। इसलिए लड़कियों पर नजर रखने वाले खुफिया कैमरे पर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। वो नजर नहीं आता, लेकिन उसकी नजर आप पर है। वो कहीं भी हो सकता है। बाथरूम के आईने में, बेडरूम के बल्ब होल्डर में, वार्डरोब में, कमरे में रखे किसी प्लांट में, किसी खिलौने में, कपड़े में और यहाँ तक कि जूतों में। उसे ऐसी जगह छिपाकर रखा जाता है कि उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। और इस तरह ये खुफिया कैमरा चुपचाप किसी की ऐसी निजी तस्वीरें कैद करता रहता है जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर उनके जरिए ब्लैकमेलिंग की जा सकती है। उदयपुर के एक फ्लैट में जहां लड़कियां रहती थी, मकान मालिक ने ऐसे ही खुफिया कैमरे लगा रखे थे। पुलिस के मुताबिक वो अपने फोन के जरिए लड़कियों की हर गतिविधि पर लाइव नजर रखता था। हालांकि अब ये शख्स जेल में है, लेकिन इस घटना ने स्पाई कैम यानी खुफिया कैमरे के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि देश भर में पढ़ाई और नौकरी के लिए लाखों लड़कियां किराए के फ्लैट या हॉस्टल में रहती हैं। जाहिर है
उनकी सुरक्षा और प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा है और इसलिए स्पाई कैम को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि उदयपुर में हुआ क्या। राजेंद्र नाम के एक शख्स ने अपना फ्लैट लड़कियों को किराए पर दिया। ये लड़कियां वहां पढ़ाई करती हैं। गर्मी की छुट्टियों में जब लड़कियां अपने घर गई तो राजेंद्र ने फ्लैट में स्पाई कैम लगा दिए। राजेंद्र ने एक कैमरा बाथरूम के एग्जॉस्ट में, दूसरा इलेक्ट्रिक बोर्ड के बीच लगाया। इसके अलावा दोनों कमरों के बल्ब होल्डर में भी कैमरे लगाए। मोबाइल को उसने डायरेक्ट वाईफाई के थ्रू उसको कनेक्ट कर रखा था और जो वीडियोस थे वहां के उनको ऑनलाइन देखता था ऐप के थ्रू। फ्लैट में स्पाई कैम को ऐसी जगह लगाया गया था जहां किसी की नजर नहीं पड़ सकती। जाहिर है फ्लैट में रहने वाली लड़कियां भी इस बात से अनजान थीं कि खुफिया कैमरे से उन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन एक दिन फ्लैट में शॉर्ट सर्किट हो गया और मरम्मत के दौरान स्पाई कैम का पता चला। वो किराए के घर में रह रहे थे तो उनको बाथरूम में शॉर्ट सर्किट हुआ, तो जब उन्होंने चेक किया तो उनको उसके अंदर मेमोरी कार्ड और कैमरा मिला। तो वो लोग घबरा गए, फिर उन्होंने हमारे पास शिकायत की। हमने उसके बाद उनके शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के बाद हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहाँ हमको उस घर के अंदर से 2 और कैमरे मिले जो हमने मौके से ही उनको जब्त किया। इस तरीके से एक कैमरा बाथरूम में लगा हुआ था और 2 कैमरे स्पाई कैमरे थे, ये 2 बेडरूम में लगे हुए थे। उसके बाद हमने मुकदमा नंबर 338/2023 पीएस प्रताप नगर में दर्ज किया और अनुसंधान प्रारंभ किया। उसके बाद जो अभियुक्त है राजेंद्र सोनी नाथद्वारा का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेंद्र लड़कियों की तस्वीरों को खुद देखता था, लेकिन इस बात की जांच हो रही है कि कहीं उसने तस्वीरों को किसी दूसरे को तो नहीं दिया या उनका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। उदयपुर की ये घटना इकलौती नहीं है। देश भर में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां खुफिया कैमरों के जरिए महिलाओं या लड़कियों की तस्वीरें कैद की गई। इसलिए इस स्पाई कैम के बारे में जानना, समझना और सावधान रहना जरूरी है। आमतौर पर स्पाई कैम को हॉस्टल, होटल, बाथरूम या चेंजिंग रूम जैसी जगहों पर लगाया जाता है। इन कैमरों में अक्सर इंफ्रारेड ब्लास्टर्स यानी IR लगे होते हैं, जिनसे अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग होती रहती है। लेकिन आंखों से IR लाइट्स का पता नहीं चलता, इसलिए इन कैमरों का पता भी नहीं चलता। ये कैमरे दीवार पर लगी किसी भी चीज के अंदर लगाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि खिलौने, टीवी बॉक्स या स्मोक डिटेक्टर में भी फिट हो जाते हैं। इसलिए इनको आसानी से पकड़ पाना मुश्किल है। लेकिन अगर अलर्ट रहा जाए तो स्पाई कैम की खुफिया नजर से बचा जा सकता है। मसलन किराए का मकान लेते समय मकान मालिक के बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी लें। गर्ल्स हॉस्टल के मामले में वहां पहले से रहने वाली लड़कियों से बातचीत करें। अगर होटल में जाते हैं तो वहां के सेट टॉप बॉक्स, गेट, हैंडल, घड़ी, खिड़की और खास तौर पर बाथरूम में लगे आईने को अच्छी तरह चेक करें। पर्दा लगाकर और लाइट ऑफ करके देखें कि कहीं ब्लू या रेड लाइट तो नहीं जल रही। अगर कैमरा लगा है तो ऐसा होगा। बाथरूम के आईने पर उंगली रखें। अगर आपकी उंगली और आईने में नजर आने वाली उंगली में गैप नहीं है तो इसका मतलब है कि कैमरा लगा है। अपने फोन में ब्लूटूथ या वाईफाई ऑन करके भी कैमरे का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर में कई ऐप्स हैं जो स्पाई कैम का पता लगा सकते हैं। उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। इस तरह फ्लैट हो या पीजी, होटल हो या चेंजिंग रूम, हर जगह अलर्ट रहें, क्योंकि खुफिया कैमरा कहीं भी हो सकता है। स्पाई कैम से दूसरे भी सावधान रहें, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। तो स्पाई कैम से कैसे अलर्ट रहे, कैसे समझे कि आप पर नजर रखी जा रही है, इसे हमने समझा कैमरा एक्सपर्ट संजीव सहगल से। सर हमें ये बताइए कि ये जो स्पाई कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा है या हिडन कैमरा होते हैं जिन्हें हम खुफिया भी कहते हैं, ये क्या होते हैं? खुफिया कैमरे बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जिनको आप ऐसी जगह लगा सकें, ऐसे लगा सकें कि किसी को दूसरे को पता ना चले और आप उससे लाइव स्ट्रीम ले सकें या रिकॉर्डिंग कर सकें। तो ये खुफिया कैमरे अलग अलग तरह के होते हैं। अब डेफिनेटली जब हम उन्हें खुफिया बोल रहे हैं तो डेफिनेटली वो इस तरह से कैमोफ्लेज्ड होंगे कि किसी को पता ना चले कि वो कैसे हैं। अब
इसको किसी वे में भी बनाया जा सकता है। ये बटन के अंदर आते हैं, पेन के अंदर आते हैं, इसको आप अपने मोबाइल के अंदर फिट कराना चाहें तो मोबाइल के अंदर भी फिट हो सकता है, आपके बैटरी पैक में आ सकते हैं, पावर बैंक में बनाया जा सकता है। अभी अगर आप देखें तो हो सकता है ये जो सामने चार्ट लगा है, इस चार्ट के पीछे भी कैमरा लगा हुआ हो जो आपको पता ही ना चले, क्योंकि जो कैमरे को मिनिमम एरिया चाहिए 2 mm का अगर उसे एक डायमीटर का होल मिल जाएगा तो उसके अंदर से भी कैमरा देख सकता है। हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या हम अपनी नेकेड आइज से स्पाई कैमरा को देख सकते हैं? देखिए, आप अपनी आंख से देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो वही है, जितनी जानकारी हमारे पास होगी उतना ज्यादा हम सचेत हो सकते हैं। भाई अगर आज हम शोरूम में जाते हैं और हम अपने उसमें ट्रायल रूम्स में जाते हैं, ऐसे किस्से भी पहले सुनने में आए कि ट्रायल रूम्स में लगे हुए थे, वहां पर ऐसी चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं कि ऐसी कोई चीज लगी तो नहीं हुई है। कुछ ना कुछ सरकार भी ऐसे कंप्लायंसेस निकाल सकती है कि जिसके बेसिस पे अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी सजा हो या कोई ना कोई ऐसा जुर्माना हो कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको रोका जा सके। क्या कोई तरीका है जिससे ये पता किया जा सके कि स्पाई कैमरा या सामान्य तौर पर कोई कैमरा उस कमरे में लगा है? देखिए, अगर किसी ने IR वाला नाइट विजन कैमरा लगाया है तो वो तो इस तरीके से पता लगाया जा सकता है, पर अगर हम बात करें कि हर तरह का कैमरा पकड़ा जा सके तो आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। ड्रोन अटैक से रूस में बढ़ गया है तनाव और यूक्रेन ने लेकिन इस हमले से किया है इनकार। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपना इस्तीफा दूसरे दिन भी वापस नहीं लिया। इस बीच पार्टी के अंदर कुछ और इस्तीफे हुए। पूर्व मंत्री जितेंद्र आहवाड ने महासचिव पद छोड़ने का ऐलान किया तो कुछ और पदाधिकारियों ने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उधर कई पार्टी कार्यकर्ता अब भी शरद पवार से पार्टी अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। सिसोदिया शराब घोटाले के आरोपों में घिरे हुए हैं। इसी मामले में वो जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ माछिल सेक्टर में हुई। इस दौरान आतंकियों के पास से AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए। इस एनकाउंटर के बाद वहां सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने पटना में अपने पार्टी विधायकों और मंत्रियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को भोज भी दिया। दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू पहली बार अपने विधायकों और मंत्रियों से मिले। इस दौरान वहां शिवानंद तिवारी समेत कई नेता पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमले की कोशिश की गई, ये दावा रूस ने किया। उसके मुताबिक यूक्रेन ने रात में क्रेमलिन में 2 ड्रोन भेजे, लेकिन रूस ने इन्हें मार गिराया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के इस हमले में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। पुतिन भी सुरक्षित हैं और वो सामान्य दिनों की तरह काम कर रहे हैं। और चलिए खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कर्नाटक के चुनावी दंगल में देखते ही देखते माहौल धार्मिक हो गया है, क्योंकि चुनाव में बजरंग बली की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग बली का नाम लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बजरंग दल और बजरंग बली में उलझी कांग्रेस को अब जवाब नहीं सूझ रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। चुनावी दंगल में अभी तक आपने बीजेपी की तरफ से जय श्री राम के नारे सुने होंगे, लेकिन कर्नाटक में राम भक्त बजरंग बली की एंट्री भी हो गई है। बीजेपी को उम्मीद है कि चुनावी हवा का रुख बदलने में निपुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और बजरंग बली का आशीर्वाद कर्नाटक में जीत का मंत्र बन सकता है। बजरंग बली की, बजरंग बली की,
बजरंग बली की। कर्नाटक में कांटे की चुनावी टक्कर है। काम आसान नहीं, इसलिए बीजेपी को बजरंग बली से आस है। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई भी भगवा लहरा रहे हैं और बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, बजरंगी 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 बजरंगी, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। अब बजरंग बली की सियासी एंट्री की कहानी भी समझ लीजिए। कांग्रेस ने कर्नाटक में पीएफआई और बजरंग दल जैसी संस्थाओं पर बैन का चुनावी ऐलान किया है। इसके बाद बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ते हुए इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। एक तरफ खुद प्रधानमंत्री बजरंग बली के सहारे कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कि बीजेपी के दूसरे दिग्गज भी बजरंग बली को मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी? मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। कांग्रेस के पास बीजेपी के इस दाव की फिलहाल कोई काट नहीं। भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दों पर शुरू हुई चुनावी लड़ाई पूरी तरह धार्मिक मुद्दों पर सिमटती नजर आ रही है और कांग्रेस के पास भी भगवान राम की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता। बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था, तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए। जब आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री मोदी खुद तूफानी प्रचार में जुटे हों, जानकार भी मान रहे हैं कि बजरंग बली का मुद्दा सबसे बड़ा हो सकता है और काफी हद तक निर्णायक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बजरंग बली की। न्यूज पथ पर अब आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में आईटी और मेटल समेत कई सेक्टर्स के शेयरों में गिरावट रही। इससे सेंसेक्स 161 अंक लुढ़ककर 61,193 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 58 अंक नीचे 18,090 पर खिसक गया। सोने और चांदी की कीमत में हल्की बढ़त दर्ज की गई। सोना प्रति 10 ग्राम 63 रुपए महंगा हो गया। इससे सोने की कीमत 60,691 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 30 रुपए बढ़ी और ये 76,280 रुपए हो गई। एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द होने की वजह से कई यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल कंपनी ने फंड की कमी की वजह से 3 दिनों तक अपनी फ्लाइट रोकने का ऐलान किया है।
साथ ही गो फर्स्ट ने दिवालिया घोषित करने के लिए भी एनसीएलटी में आवेदन किया। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। भारतीय वायुसेना को करीब से देखने समझने के लिए यूं तो समय समय पर कई इवेंट होते हैं, लेकिन अब इसके लिए एक स्थायी पता भी मिल गया है, म्यूजियम के तौर पर, जहां आप भारतीय वायुसेना की ताकत, उसके जाबाजों की कहानी और उसकी अहमियत को बेहद आसानी से समझ पाएंगे। इस वक्त हम इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर है और सबसे पहले आपको दिखाते चलें कि ये इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री वॉल है, जहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह की एयरफोर्स रही है, उस तरह की जो तस्वीरें हैं इस वॉल के अंदर डिस्प्ले की गई है। देश में अपनी तरह का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में बनकर तैयार है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स ने कैसे तरक्की की, ऐसी तमाम अहम और यादगार चीजों को बेहद ही साधारण तकनीक और टेक्नोलॉजी के सहारे दिखाया गया है। ये जो म्यूजियम है ये बेसिकली हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो लोकल यूथ है हमारा, इस एरिया का, रीजन का यूथ है, वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सके। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। उसको क्रिएट करते हुए हमने यहाँ 5-6 सेक्शन बनाए हैं। एक सेक्शन जिसमें हम खड़े हुए हैं जहाँ पर रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स है वेरियस वॉर में, 47-48 कश्मीर कैंपेन है, 65 की वार है, 71 की वार है। देन उसके बाद हमने बालाकोट और कारगिल को कवर किया है। और सेकंड सेक्शन हमारा होगा जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दिखाएंगे। थर्ड सेक्शन है जिसमें हम इंडियन फोर्स के वेपन सिस्टम दिखा रहे हैं। फोर्थ है जो हमारा इस बिल्डिंग के बाहर कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे नाइट एयरक्राफ्ट है, MiG-21 एयरक्राफ्ट है। अभी इस हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन नहीं हुआ, बच्चे तो अपने देश की वायुसेना की ताकत को देख ही सरप्राइज दिखे। मेरा नाम सोहम है, मुझे बहुत प्लेन का शौक है और जब मैंने सुना कि यहाँ पे म्यूजियम है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं यहाँ पे एयरफोर्स म्यूजियम में आया हूँ और यहाँ के बहुत अच्छे मॉडिफाइड प्लेन्स हैं, तो अच्छा लगा है सब देख के। हेरिटेज म्यूजियम में पुराने एयरफोर्स के सभी विमान के मॉडल्स और लड़ाकू विमान प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा नए और आधुनिक भारतीय वायुसेना का शौर्य भी इस हेरिटेज सेंटर का खास और अहम हिस्सा है, जिनकी कहानियां यहाँ आ रहे लोगों को न सिर्फ हैरान कर रही बल्कि देशभक्ति का भाव भी भर दे रही। जब हमने सुना कि यहाँ पे ऐसा म्यूजियम है तो वी वर वेरी एक्साइटेड एंड हम लोग जब यहाँ पे आए तो देख के लाइक वी वर अमेज्ड। इतना हमको पता लगता है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स कितनी एडवांस हो चुकी है और क्या वेपन्स यूज करते हैं। देशभक्ति की भावना आती है यहाँ पे आके? हाँ बहुत आती है। प्लस वो जो वॉल ऑफ फेम है जहाँ पे लिखा हुआ है, सबके नाम लिखे हैं, वो दैट इज रियली गुड और उनको पढ़ने के बाद में काफी अच्छा लगता है अपने आप को। वैरायटी है यहाँ पर सारे प्लेन्स की, जेट्स की, बच्चे तो सारे देख के बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। सो इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग प्लेस टू विजिट फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स। चंडीगढ़ में बना ये हेरिटेज सेंटर हिंदुस्तान की वायुसेना की ऐतिहासिक विरासत और उसकी ताकत को दिखा रहा है। उम्मीद है वायुसेना की तरफ से की गई ये अच्छी पहल युवाओं को वायुसेना की अहमियत बताने में कामयाब रहेगी। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर सरकार जरूरत के मुताबिक कानून में बदलाव करती रहती है। लेकिन अभी जापान में महिला सुरक्षा को लेकर एक नया कदम उठाया गया है। जापान में जनता की मांग पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया बिल संसद में पेश किया गया है। जापान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल को लाने का मकसद अप स्कर्टिंग जैसे महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकना है।
अपस्कर्टिंग का मतलब बिना सहमति के छोटे कपड़े पहनी महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें या वीडियो बनाने से। गंदी मानसिकता वाले अपराधी इन फोटो और वीडियो को पॉर्न मार्केट में बेच देते हैं या फिर पीड़ित महिलाओं को बदनाम करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जापान के अपस्कर्टिंग को रेप की कैटेगरी में डाला गया है और ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है जापान। अपस्कर्टिंग के खिलाफ कानून बनने पर जापान में स्कर्ट या दूसरे कपड़ों में महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो लेने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 साल तक की जेल होगी और 18 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। ब्रिटेन और यूरोप के कई देश अपस्कर्टिंग को पहले ही रेप कैटेगरी में डाल चुके हैं और इन देशों में इसके लिए कड़ी सजा के प्रावधान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के अपराध अक्सर भीड़ वाले पब्लिक प्लेसेस, थिएटर, मॉल और स्टेडियम में अंजाम दिए जाते हैं। जापान में अपस्कर्टिंग के सबसे ज्यादा मामले मेट्रो ट्रेन में सामने आए हैं, जहां जल्दबाजी के चक्कर में महिलाएं अक्सर अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रख पाती और जो बुरी मानसिकता के लोग हैं उनका शिकार बन जाती है। इस तरह के अपराध रोकने के लिए जापान में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां ऑडिबल शटर साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। फोन में इस टेक्नोलॉजी के होने से जैसे ही कोई फोटो क्लिक किया जाता है तो एक आवाज सुनाई देगी, जिससे महिलाएं अलर्ट हो जाएंगी। जापान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाए गए नए बिल पर भारत में लोग क्या सोचते हैं? सोशल अड्डा में हमने इसी मुद्दे पर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इंडिया में बिल्कुल भी वुमेन सेफ नहीं है, खास करके इस चीजों को लेके आए दिन रेप केसेस वगैरह, क्योंकि यहाँ की मेंटेलिटी बहुत गंदी है, खास करके लड़कियों की ड्रेसिंग सेंस को लेके। जापान में जो रूल आया है यहाँ पे भी होना चाहिए उस तरह का रूल। वो उनकी मर्जी है, वो किस तरह के ड्रेसअप करे, किस तरफ की ना, इस पे किसी और का जजमेंट नहीं होना चाहिए, उनके इस तरह से देखा जाए या जो भी है। भारत में वुमेन सेफ्टी एक अहम मुद्दा है, ये महिलाओं को यहाँ भारत में भी ये प्रोवाइड होना चाहिए, मतलब वुमेन सेफ्टी के लिए। रूल्स है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट एटलीस्ट इम्प्लीमेंट तो नहीं होते। जैसे आपने अभी जापान का एग्जांपल दिया था, मुझे जापान में बहुत इंटरेस्ट है, मैं वहाँ पे जानती हूँ, एंड दे आर रियली, इट इज अ रियली सेफ प्लेस फॉर वुमेन। वहाँ पे वो रात को 12 बजे भी बाहर जाती है, दे फील सेफ। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, रात को 8 o'clock सनसेट के बाद तो इवन मना कर दिया जाता है कि बाहर इट्स नॉट सेफ, यू शुड नॉट गो आउटसाइड। जैसे बाकी कंट्रीज में वुमेन को इतना उनको सिक्योर फील कराने के लिए जो भी लॉज एंड जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो इंडिया में भी करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे रूल्स आने चाहिए, क्योंकि छोटी लड़कियां ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। रात के टाइम काफी ज्यादा ना यहाँ पे हम जिस भी एरिया में जाते हैं वहाँ पे लाइट्स नहीं होती है। सेकेंड थिंग इज कि हमारे इंडिया में ना उस चीज को इतना वैल्यूएबल नहीं दिया था। कुछ टाइम के लिए धरने चालू होंगे, उसकी लाइट मार्च निकालेंगे, उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, फिर बाद में वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। वो ऐसा क्लोज हो जाता है कि वो कितने भी साल हो जाए ना, वो चैप्टर उठता ही नहीं है और ना ही उस लड़की को न्याय मिलता है। आप हालांकि उठा के छपाक वाली मूवी से आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि छपाक मूवी में एक लड़की थी, उसके साथ ऐसा एसिड अटैक हुआ था, बट स्टिल क्या उस लड़की को वो प्रॉपर जितनी भी सारी चीजें मिलनी चाहिए क्या वो मिली? नहीं मिली। लोग बुरखे में रहते हैं। हमारी इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग फ्रीली घूम सकते हैं, बच्चे से लेके बड़ा तक इंसान। मैं खुद चाहती हूँ कि वो फ्रीली घूमे और जापान का जो रूल है ना वो दिल्ली के अंदर आए, ऑफ कोर्स आए, और डेफिनेटली मैं इस चीज को सपोर्ट करूंगी और अपने जितनी भी मेरे साथ की एज वाली लड़कियां या फिर मुझसे छोटी है वो भी इस चीज को सपोर्ट करेंगी। अमेरिका में टिकटॉक को लगा है बड़ा झटका। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक पर जोर देने की वकालत की। उन्होंने ये बात दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, खेती में काम करना आसान होगा, साथ ही मेहनत कम होगी और ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री के मुताबिक इससे आने वाली पीढ़ियों का भी खेती के प्रति रुझान बढ़ेगा। अमेरिका में टिकटॉक को एक और झटका लगा। दरअसल यूएस में टिकटॉक के ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी चीफ एरिक हान कंपनी छोड़ देंगे। कंपनी ने खुद इसकी जानकारी दी। 12 मई को एरिक हान का आखिरी दिन होगा। वो ऐसे समय में टिकटॉक का साथ छोड़ रहे हैं जब अमेरिका में टिकटॉक पर पूरी तरह से बैन लगाने पर विचार हो रहा है। गूगल का सबसे बड़ा इवेंट I/O 2023 10 मई से शुरू होगा। इस दौरान कंपनी कई नए डिवाइस लॉन्च करेगी। इसमें स्मार्टफोन पिक्सल 7a के साथ
पिक्सल फोल्ड भी लॉन्च हो सकता है। कहा जा रहा है कि पिक्सल 7 की कीमत करीब 46,000 रुपए हो सकती है। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर मौसम से जुड़ी जरूरी खबर है। मई की शुरुआत से ही दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हालात ये है कि मई में जहां लोग गर्मी से परेशान होने लगते थे, अभी उन्हें सर्दी का एहसास हो रहा है। और यही नहीं, आने वाले दिनों में भी मौसम ठंडा ही रहने वाला है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मई की शुरुआत जोरदार बारिश और ठंडी हवाओं के साथ हुई है। मई के महीने में तापमान में कमी होने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 मई तक दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना है। यूपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में 5 मई तक बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। यही नहीं, मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव का असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को जहां हैं वहीं रहने की सलाह दी है। केदारनाथ में पिछले 24 घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से बुधवार को यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई। डोनाल्ड ट्रंप विमान में इंटरव्यू के दौरान पत्रकार पर गुस्सा हो गए। जी हां, सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर अपने ऊपर हमले की आशंका जताई। उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि उन्हें मारने के लिए तीसरी बार साजिश रची गई। साथ ही इमरान ने अपने ऊपर चल रहे सभी राजनीतिक केस रद्द करने की अपील की। इमरान की माने तो लगातार कोर्ट आने जाने में उनकी जान को और ज्यादा खतरा हो सकता है। इमरान खान पर अलग अलग जगहों पर 125 के करीब मुकदमे चल रहे हैं। पाकिस्तान की गठबंधन सरकार और इमरान खान की पार्टी के बीच एक बैठक हुई। इसमें ये सहमति बनी कि राष्ट्रीय और प्रांतों में एक ही दिन चुनाव होंगे, लेकिन ये चुनाव किस तारीख को होंगे, इसको लेकर अभी टकराव बना हुआ है। इस बैठक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने बताया कि उसने प्रस्ताव दिया है कि देश भर में एक साथ चुनाव होने से पहले या 14 मई को सिंध और बलूचिस्तान की विधानसभाओं को भी भंग कर दिया जाए। चीन के यूनान प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई है। बताया गया है कि भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भूकंप में कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विमान में एक इंटरव्यू के दौरान एनबीसी के रिपोर्टर पर भड़क गए और उन्हें विमान से उतरने के लिए कह दिया। इस पत्रकार ने ट्रंप पर लगे आपराधिक मामले को लेकर सवाल पूछा था। इससे ट्रंप गुस्सा हो गए। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि इस दौरान ट्रंप ने मेज पर रखे 2 फोन भी फेंक दिए। और खबरों को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची, जहां उन्होंने बजरंग पुनिया समेत दूसरे पहलवानों से मुलाकात की। इस दौरान पीटी उषा ने पहलवानों को मदद का भरोसा दिया, लेकिन पहलवानों ने साफ कर दिया कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठाई। अटकलें हैं कि केएल राहुल आईपीएल के बाकी मैचों में भी नहीं खेलेंगे। उन्हें आरसीबी के खिलाफ मैच में चोट लग गई थी। ऐसे में चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से कुणाल पांड्या ने कप्तानी की। हालांकि ये मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स को एक और झटका लगा। उसके गेंदबाज जयदेव उनादकट आईपीएल से बाहर हो गए हैं। वो घायल होने की वजह से अभी मैच नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब जयदेव इस सीजन में वापसी नहीं कर सकेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में आर्सेनल की टीम ने जीत हासिल कर ली। उसने मुकाबले में चेल्सी को 3-1 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ आर्सेनल पॉइंट टैली में 78 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई।